हेलो आप सभी माताओं एवं बहनों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एचडी ओनली में। तो महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2025 के लिए पोषण एवं स्वास्थ्य की क्लास में तो 15 है और प्रैक्टिस सेट की बात करें तो एक यह प्रैक्टिस सेट एक इसका नाम रखा गया है। बाकी यह क्लास नंबर 15 है। इसमें हम बात करें पोषण एवं स्वास्थ्य से आपके एग्जाम में कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे। 55 नंबर के जो है क्वेश्चन आपसे पोषण एवं स्वास्थ्य सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। इसकी बाकी क्लासेस आपको हमारे इसी चैनल पर इसकी प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, आप लोग उनको भी जाके देख सकते हैं जो माता एवं बहनें अभी तक उनको नहीं देखी हैं। और इसके बाद इसमें आगे बात करें तो हम आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन कराते हैं जिसमें टॉप 25 या 30 क्वेश्चन रहते हैं। इसके साथ ही सभी ऑप्शन का डिटेल भी हमारे द्वारा बताया जाता है। तो आप सभी लोग जो लोग क्लास अभी नहीं देखी हैं तो जाके देख सकती हैं, और जो माता एवं बहनें हमारे चैनल पर नहीं है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें, क्योंकि हम आप लोग के लिए ऐसे ही महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2025 से संबंधित सभी सब्जेक्ट क्लासेस लेकर आते रहते हैं। तो मैं बहनों को इस क्लास की पीडीएफ और इसके अलावा बाकी जो क्लासेस हमारे द्वारा कराई जाती है उनकी पीडीएफ के लिए आप लोग हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप लोग सभी क्लासेस की पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। ये आइए अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिए गए पोषण विज्ञान के जनक कहे जाते हैं, यानी ये जो आपके ऑप्शन दिए गए इनमें से किसे पोषण विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, लेबोजियर जो है इन्हें पोषण विज्ञान का जनक माना जाता है। और इसमें आगे बात करें तो एंटोनी लेबोजियर जो है इनको पोषण विज्ञान का जनक माना जाता है। उन्होंने 1770 में चयापचय की खोज भी की थी। ठीक है, तो चयापचय की खोज 1770 में इन्होंने ही की थी। उसके बाद रॉबर्ट कोच की बात करें तो रॉबर्ट कोच जो है टीबी यानी तपेदी जो है इसकी जीवाणु जो कि ट्यूबरकल बैसिलस जो होता है इसकी खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। फिर उसके बाद इसमें लुईस पास्चर की बात करें तो लुईस पास्चर ने कई खोजें की जिनमें से टीके पास्चुराइजेशन जो है इसकी खोज इन्होंने की थी। ठीक है, उनकी बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया गया है कि भैंस के दूध में कितनी कैलोरी पाई जाती है, यानी भैंस के दूध में कितनी कैलोरी ऊर्जा पाई जाती है, कितना फैट पाया जाता है, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन आपसे। ठीक है, ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए होगा। 117 किलो कैलोरी जो है भैंस के दूध में फैट पाया जाता है। और अगर हम फैट की बात करें 100 ग्राम दूध में 117 किलो जो कैलोरी है, 100 ग्राम दूध में ये इतना फैट इसमें पाया जाता है भैंस के दूध में। वहीं गाय के दूध में बात करें तो गाय के दूध में लगभग 67 किलो कैलोरी के करीब फैट पाया जाता है। ठीक है, फिर करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया गया है कि 1 लीटर पानी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को क्या कहते हैं, यानी 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा की मात्रा होती है उसे क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी होगा, किलो कैलोरी इसे कहते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, तो इसे किलो कैलोरी बोलते हैं 1 लीटर पानी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए। ठीक, उसके बाद इसमें क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 दिया गया है कि निम्न में से कौन सा बृहद पोषक तत्व नहीं, यानी कि बहुत ज्यादा जिसमें पोषक तत्व नहीं होते, या इनमें से कौन सा है, ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है। खनिज जो है बृहद पोषक तत्व नहीं होता है, बाकी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा ये सारे बृहद पोषक तत्व होते हैं। ठीक है, फिर इसमें अगर आगे हम बात करें तो खनिज शरीर के ऊतकों, हड्डियों, दांतों, मांसपेशियों और नसों के निर्माण में मदद करते हैं। बाकी इनमें कोई ज्यादा जो पोषक तत्व है वो नहीं पाए जाते। ठीक है, नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 दिए गए, कार्बोहाइड्रेट से लगभग कितने प्रतिशत ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी बॉडी को आपको कार्बोहाइड्रेट से लगभग कितने परसेंट ऊर्जा प्राप्त होती है, ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, 60 से 70% जो है कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा प्राप्त होती है अपनी बॉडी को। ठीक है, फिर कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात करें तो कार्बोहाइड्रेट में प्रति ग्राम 4 कैलोरी ऊर्जा होती है। 1 ग्राम में कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरी ऊर्जा होती है। ठीक है, उसके बाद इसमें आगे बात करें तो शरीर को कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा देने का प्रमुख स्रोत है। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का एक सरलतम रूप है और यह तुरंत ऊर्जा देता है। आप सबने पिया होगा ग्लूकोन डी वगैरह, इसमें ग्लूकोज भी होता है। और कार्बोहाइड्रेट जो है सबसे सरलतम रूप है ऊर्जा तुरंत देने के लिए। जब भी किसी को जरूरत पड़ती है तुरंत ऊर्जा के लिए तो उसे हमेशा कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट ही आपको ध्यान रखना है, तुरंत ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। ये क्वेश्चन अगर आपसे आए तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 6 दिए गए, कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात क्या है, यानी जब कार्बोहाइड्रेट जो है वो टूटता है तो उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अनुपात क्या होता है, ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए होगा, 1:2 जो है कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीजन का 1 और हाइड्रोजन का 2 अनुपात होता है। ठीक है, बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 होता है। इसका मतलब है कि हर एक कार्बन परमाणु के लिए 2 हाइड्रोजन परमाणु और 1 ऑक्सीजन परमाणु होता है। ठीक है, ये आपको बात समझ में आ गई। इधर आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इनके खाने से आपको कार्बोहाइड्रेट की मात्रा मिलती है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है कि इनमें से कौन कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं है, ये आपके ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं है। सबसे ऑप्शन ए की बात करें शहद या कार्बोहाइड्रेट इसमें होता है। फल की बात करें तो फल भी कार्बोहाइड्रेट से भरपूर रहते हैं।
फिर अंकुरित अनाज में भी कार्बोहाइड्रेट होता है, दालें जो है इनमें कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी होगा। इनमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है, दालों में प्रोटीन की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है, आप सभी को पता होगा। और दाल में प्रोटीन, फाइबर और जटिल कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, इधर आप ये डायग्राम में देख सकते हैं सभी प्रकार की दालें आपको दिखाई दे रही हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया कि इनमें से किसका जल अपघटन नहीं किया जा सकता। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए की बात करें ग्लूकोज, ऑप्शन बी फ्रैक्टोज, ऑप्शन सी गैलेक्टोज या ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी होगा, ये सभी, यानी ग्लूकोज, फ्रैक्टोज और गैलेक्टोज इनमें से किसी का भी जल अपघटन नहीं किया जा सकता। फिर क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया इनमें से हेक्सोज शर्करा है, यानी ये जो आपके ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सी शर्करा जो है जो हेक्सोज है। ऑप्शन ए की बात करें ग्लूकोज है, ऑप्शन बी मैनोज, ऑप्शन सी फ्रैक्टोज या ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी, ग्लूकोज, मैनोज, फ्रैक्टोज ये सारी जो है हेक्सोज शर्करा होती है। फिर इसमें आगे बात करें हेक्सोज शर्करा क्या होती है। तो हेक्सोज शर्करा जो है मोनोसेकेराइड सरल चीनी होती है। ठीक है, एक प्रकार की सरल चीनी होती है, इसमें 6 कार्बन परमाणु होते हैं। इसका रासायनिक सूत्र की बात करें तो C6H12 और O6 जो है इसका रासायनिक सूत्र है, इधर आप देख सकते हैं। सरलतम रूप जो है हेक्सोज शर्करा वो मोनोसैकेराइड एक सरल चीनी होती है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है कि इनमें से निम्न में से किसका उपयोग शहद के कृत्रिम रूप से मीठा करने में किया जाता है, यानी शहद को कृत्रिम रूप से मीठा करने के लिए इनमें से किसका यूज किया जाता है, ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, ड्रैक्टोज जो है इसका शहद को कृत्रिम रूप से मीठा बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, फिर इसमें आगे बात करें शहद के लिए बात करते हैं। शहद, हनी इन हिंदी, यानी कि हनी इसे इंग्लिश में बोलते हैं, आप सभी को पता होगा। तो शहद का मुख्य रूप से फ्रैक्टोज पाया जाता है। शहद में क्या पाया जाता है, अगर प्राकृतिक रूप से बात करें शहद में मुख्य रूप से फ्रैक्टोज जो शर्करा है वो पाई जाती है। इसके अलावा इसमें कार्बोहाइड्रेट, राइबोफ्लोविन, नियासिन, विटामिन B6, विटामिन सी और अमीनो एसिड भी पाए जाते हैं। ये सारी चीज जो है ये इसमें पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया कि फ्रैक्टोज पाया जाता है, यानी इनमें से किसमें फ्रैक्टोज पाया जाता है, ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी होगा, ये सभी, यानी बीर में, फलों में और शहद में, सभी में फ्रैक्टोज पाया जाता है। शहद में भी हमने आपको बता दिया सबसे ज़्यादा फ्रैक्टोज ही पाया जाता है, और बीर में और फलों में सब में फ्रैक्टोज की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है कि किसे मस्तिष्क की शर्करा कहा जाता है, ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, गैलेक्टोज को जो है मस्तिष्क की शर्करा कहा जाता है। ठीक है, गैलेक्टोज को। उसके बाद इसमें अगर आगे हम बात करें शर्करा क्यों कहा जाता है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज को मस्तिष्क की शर्करा कहा जाता है। ग्लूकोज मस्तिष्क को ऊर्जा देता है, ग्लूकोज जो है यह मस्तिष्क को ऊर्जा देता है, और वहीं गैलेक्टोज मस्तिष्क के विकास में मदद करता है, इसलिए गैलेक्टोज को मस्तिष्क की शर्करा कहा जाता है। अगर गैलेक्टोज की जगह फिर ग्लूकोज होता तो फिर आपको ग्लूकोज ऑप्शन सही लगाना पड़ता है। और ग्लूकोज का काम क्या है, मस्तिष्क को ऊर्जा देता है, और गैलेक्टोज मस्तिष्क के विकास में निर्माण करता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया दो सैकेराइड के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है, ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। जो दो सैकेराइड होते हैं उनके बीच कौन सा एक बंध पाया जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए होगा, ग्लाइकोसिडिक जो है बंध पाया जाता है। दो सेकेराइड के मध्य ग्लाइकोसिडिक जो बंध है वो पाया जाता है। फिर इसमें आगे बात करते हैं, दो सेकेराइड के बीच ग्लाइकोसिडिक बंध पाया जाता है। यह एक तरह का ईथर बंध होता है। यह किस तरह का बंध है, तो यह एक प्रकार का ईथर बंध होता है। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया सुक्रोज मिलकर बना होता है, यानी सुक्रोज जो है यह किससे किससे मिलकर बना होता है, ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज को मिलाकर सुक्रोज बनता है, यानी सुक्रोज का निर्माण ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज को मिलाकर होता है। ठीक, तो इसमें अगर हम आगे बात करें, सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रैक्टोज से मिलकर बना होता है, इसे टेबल शुगर भी कहते हैं। तो इन दोनों को मिलाकर जो शुगर बनती है सुक्रोज जिसे बोलते हैं, इसे टेबल शुगर भी कहते हैं। आप ये देख सकते हैं टेबल में बिखरी हुई शुगर है, इसलिए इसे टेबल शुगर भी कहते हैं। तो टेबल शुगर किसे कहते हैं, सुक्रोज, सुक्रोज जो शुगर है उसे टेबल शुगर भी कहते हैं। ठीक है, नंबर 15 दिए गए। क्वेश्चन नंबर 15 है कि अंगूर की शर्करा किसे कहा जाता है, यानी अंगूर में जो शर्करा होती है उसे क्या कहते हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, ग्लूकोज को अंगूर की शर्करा कहा जाता है। ठीक है, फिर इसमें आगे बात करें तो अंगूर में मौजूद शर्करा को ग्लूकोज और फ्रैक्टोज कहते हैं। तो ग्लूकोज और फ्रैक्टोज दोनों होती है अंगूर में, लेकिन इसका जो शर्करा किसे कहा जाता है तो ग्लूकोज कहा जाएगा। ठीक है, फिर इसमें आगे बात करें, ग्लूकोज को द्राक्ष शर्करा भी कहा जाता है। तो ग्लूकोज को द्राक्ष शर्करा भी कहा जाता है, ये आपके अंगूर के डायग्राम है, आप देख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 16 दिया कि बच्चों की आंत में जीवाणु की वृद्धि कौन कराता है। बच्चों की आंत जो होती है उनमें जीवाणु की वृद्धि कौन कराता है, ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए होगा, लैक्टोज जो है बच्चों की आंत में जीवाणु की वृद्धि कराता है। ठीक है, ये आप सबको ध्यान रखना है, बच्चों की आंत में जीवाणु की वृद्धि कौन कराता है, तो ये लैक्टोज कराता है।
सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग को अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। नहीं देखी हैं हमारे द्वारा इसी प्रकार से सारी क्लासेस करवाई गई हैं। एक एक क्वेश्चन जो है वो सभी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। और आप सभी को पता होगा जो स्तन का दूध होता है उसे कोलेस्ट्रम बोलते हैं और इसी में लैक्टोज जो है वो पाया जाता है, ठीक है। इसलिए बच्चों की आंतों के जीवाणु में वृद्धि यही कराता है। फिर क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया कि जव को गर्म करने पर डैश डैश बन जाता है, यानी जव जो होता है आप सभी को पता है जव को गर्म करने के बाद वह किस रूप में बाहर आता है या क्या बन जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, माल्टोज के रूप में। जव को गर्म करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, तो माल्टोज के रूप में प्राप्त होता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया कि पौधों में भोजन किस रूप में संचित होता है, यानी पौधों में भोजन किस रूप में संचित होता है। जैसे हमारी बॉडी में संचित होता है भोजन, उसी प्रकार से फैट के रूप में, और इसी प्रकार से पौधों में किस प्रकार से भोजन संचित होता है उसे क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्टार्च के रूप में पौधों में भोजन संचित होता है, ठीक है। फिर इसमें आगे बात करें तो पौधे स्टार्च के रूप में ऊर्जा संग्रहित करते हैं, और ये स्टार्च की बात हो गई कि पौधे स्टार्च के रूप में ऊर्जा संग्रहित करते हैं। फिर सेल्यूलोज की बात करें क्या होता है, तो सेल्यूलोज एक कार्बनिक यौगिक है जो पौधों की कोशिका भित्ति का मुख्य घटक होता है, ठीक है। तो सेल्यूलोज जो होता है पौधों की कोशिका भित्ति का मुख्य घटक होता है। फिर इसके बाद इसमें अगर हम काइटिन की बात करें क्या होता है, तो काइटिन कवक की कोशिका भित्ति में पाया जाता है। काइटिन जो है कवक की कोशिका भित्ति में पाया जाता है। और ग्लाइकोजन की बात करें तो ग्लाइकोजन को जंतु स्टार्च भी कहा जाता है। तो जंतु स्टार्च अगर पूछे तो ग्लाइकोजन को कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 19 दिया गया है कि विश्व में सबसे अधिक पाई जाने वाली शर्करा कौन सी, ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सेल्यूलोज जो है विश्व में सबसे ज्यादा शर्करा पाई जाने वाली होती है। सेल्यूलोज, कौन सी शर्करा, तो सेल्यूलोज, ठीक। फिर इसके बाद इसमें आगे बात करें स्टार्च, अभी हमने आपको बताया कि स्टार्च के रूप में जो पौधे होते हैं ये अपना भोजन जो है संग्रहित रखते हैं, या अपना जो ऊर्जा है या संग्रहित रखते हैं स्टार्च के रूप में, ठीक है। काइटिन को हमने बताया कवक के अंदर जो पाया जाता है अल्सेल, उसे काइटिन बोलते हैं। ग्लाइकोजन अभी हमने आपको ऊपर ग्लाइकोजन के बारे में बताया कि इसे जो है जंतु स्टार्च भी इसे कहते हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 20 दिया है कि हमारे शरीर में रक्त को जमने से कौन रोकता है। हमारा जो शरीर है इसमें बॉडी में जो रक्त चलता रहता है इसे जमने से अंदर कौन रोकता है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, हिपेरिन जो है यह हमारे शरीर में रक्त को जमने से रोकता है। फिर हेपेरिन की बात करें HEPARIN, हिपेरिन एक थक्का रोधी है, ठीक है। और इसका उपयोग नसों, धमनियों, फेफड़ों या हृदय में थक्कों के उपचार या रोकथाम के लिए किया जाता है। इसका प्रमुख जो कार्य है हमारे बॉडी में कहीं भी रक्त का थक्का ना जमे, इसी के कारण नहीं जमता हिपेरिन के, ठीक। उसका क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 21 दिए गए कि निम्न में से फ्रैक्टोज से मिलकर बना होता है। फ्रैक्टोज से मिलकर क्या बना होता है, ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, इंसुलिन जो है फ्रैक्टोज से मिलकर बना होता है। इंसुलिन क्या होता है आप सभी को पता होगा, हमारी बॉडी में जो रिलीज होता है, जो शुगर मेंटेन रखता है इंसुलिन होता है। जिनकी बॉडी में शुगर मेंटेन नहीं हो पाती, यानी शुगर की मात्रा बढ़ने लगती है, तो फिर उनकी बॉडी में इंसुलिन की मात्रा घटने लगती है, यानी इंसुलिन जो है प्रॉपर रिलीज नहीं होता। उनको आपको सबको पता होगा ऊपर से इंसुलिन के इंजेक्शन भी लिए जाते हैं। तो जो शुगर मेंटेन करने का काम है वो इंसुलिन का होता है हमारी बॉडी में, ठीक। तो यह इंसुलिन किससे मिलकर बना होता है, तो यह फ्रैक्टोज से मिलकर बना होता है, ये सभी को पता होगा। हिपेरिन क्या है भी हमने आपको ऊपर ही बताया कि हिपेरिन जो है रक्त का थक्का नहीं जमने में हमारे बॉडी में सहायक होता है। काइटिन जो कवक होती है कोशिका भित्ति में पाया जाता है, काइटिन होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है कि ICMR के अनुसार एक सामान्य महिला को प्रतिदिन कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। सामान्य महिला की बात की जा रही, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2130 किलो कैलोरी ऊर्जा की जो है वो सामान्य महिला जो है उनको प्रतिदिन ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इतनी कैलोरी ऊर्जा की, ठीक। उसके बाद इसमें आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 दिए गए ICMR 2020 के अनुसार एक सामान्य पुरुष को प्रतिदिन कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सामान्य पुरुष की बात यहाँ भी की जा रही है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2710 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्रतिदिन सामान्य पुरुष जो है उनको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और इसमें अगर हम बात करें जिनको आरामदायक जो है, यानी कोई भी काम धाम थोड़ी भी काम धाम नहीं करते, उनको प्रतिदिन 2110 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। उसका जो मजदूर हैं यानी जो दिन भर मेहनत करते हैं 7-8 घंटे जो कंटिन्यू मेहनत करते हैं, उनकी बात करें तो उनको 3470 किलो कैलोरी ऊर्जा की पर डे आवश्यकता होती है, ठीक है। वहीं आगे बात करें 1660 किलो कैलोरी किसको ऊर्जा, तो जो लेडीज या जो एकदम एक भी कार्य नहीं करती हैं, नाजुक जो होती हैं, उनको 1660 किलो कैलोरी ऊर्जा पर डे की जरूरत पड़ती है, ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है ICMR 2020 के अनुसार एक धात्री माता जिसका सिर्फ 7 से 12 माह का है, तो उसको प्रतिदिन कितनी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 520 किलो कैलोरी की अतिरिक्त आवश्यकता होती है, जो धात्री मात्रा यानी कि जो स्तनपान कराती है माता
और जिसका शिशु 7 से 12 माह का है, उनको प्रतिदिन कितनी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो 520 अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता, 520 किलो कैलोरी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 25 है, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है, आईसीएमआर 2020 के अनुसार एक शिशु 6 से 12 माह का है, तो उसको प्रतिदिन कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? जो शिशु 6 से 12 माह का है, उसको प्रतिदिन कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 660 किलोग्राम प्रतिदिन ऊर्जा की आवश्यकता होती है जब शिशु 6 से 12 माह का होता है। ये सारी रिपोर्ट हमने आपको आईसीएमआर की जितनी भी रिपोर्ट है, ये हमने आपको पढ़ा दी है। इसको आप प्लेलिस्ट की वीडियो में जाएंगे, वहाँ आपको वीडियो मिल जाएगा। उसमें सारी रिपोर्ट हैं, 2020 के डाटा के अनुसार भी और 2024 के डाटा के अनुसार भी। अपडेटेड डाटा भी उसमें हमने डाला है। उसमें आपको आईसीएमआर का डाटा और साथ ही एनआईएन दोनों चीज़ का डाटा आपको मिल जाएगा। तो वो आप लोग क्लास अगर नहीं देखे हैं तो जाके क्लास देख सकते हैं, लिंक पिन कर देंगे। बाकी अगर आपको ढूंढना है तो प्लेलिस्ट में, इसी में प्लेलिस्ट में आपको नीचे मिल जाएगी। वो सारी क्लासेस हमने आपको करा दी है, उसमें अपडेटेड डाटा भी है। तो जो माता एवं बहनें अभी तक नहीं देखी जाके देख सकती हैं। हमने पोषण एवं न्यूट्रिशन से रिलेटेड लगभग सारी क्लासेस करवा दी है और उसका एक एक क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सभी क्लासेस में 25 और 30 क्वेश्चन होते हैं। और इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप लोग हमारे जो टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करके आप लोग सभी क्लासेस की पीडीएफ प्राप्त कर सकती हैं। जो माता एवं बहनें हमारे चैनल पर नहीं है, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें। चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।